हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज हमारे इस घटना चक्र के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। हम लोग बढ़ते हैं आज हमारे फिर से द पॉइंटर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन क्वेश्चन की तरफ डियर, जो आपके सक्सेस के रास्ते में जितने भी आपके रोड़े हैं सब रोड़ों को हटाने का कार्य करेंगे, जितनी भी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को दूर करने का काम करेगा आपके इस द पॉइंटर सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग सेशन को शुरू करें डियर, एक बार सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे लोग एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का द पॉइंटर सेशन डियर, जो आपके डेली चलता है। ये सेशन याद रखिएगा, ये वही सेशन है जिसकी बुक आपके इस महीने के लास्ट में लॉन्च होनी है और उस बुक के बारे में सारी चीज़ आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो इस आपके घटना चक्र के द्वारा जो पहल चलाई जाए है इसके माध्यम से, जिसकी बुक आपको मिलेगी एक महीने के बाद, जिसके बाद उसका फिर से आप लोग अपना ऑफलाइन रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समसामयिक घटना चक्र के द पॉइंटर सेशन का। हमारी पहली स्लाइड आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है, एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? कौन से बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया गया है? किसके द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है सबसे पहला पॉइंट ये भी याद रखना है, और किसका व्यापारिक अधिग्रहण किया गया है ये भी याद रखना है। तो एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है, और किस बैंक का भारतीय उपभोक्ता व्यापारिक अधिग्रहण किया गया है? तो वो है सिटी बैंक का। कौन सा डियर? सिटी बैंक का अधिग्रहण किया गया है, और ये अधिग्रहण कितने में हुआ है, यानी कितने मूल्य में हुआ है? तो 1.6 बिलियन डॉलर में हुआ है ये अधिग्रहण। ठीक है, 1.6 बिलियन डॉलर में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण एक्सिस बैंक के द्वारा कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस बैंक ने फिनब्लू पहल के तहत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये आपका STPI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है STPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपका किसके साथ समझौता किया गया है डियर? तो ये समझौता हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। ये आज आप हम जो डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी से संबंधित होने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से हैं, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर हम बैंकों की यहाँ पर बात ही कर रहे हैं डियर, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे बैंकों के इतिहास के बारे में। अगर हम भारत में बैंक की बात करें तो सबसे पहले 1770 में भारत में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। हिंदुस्तान बैंक की स्थापना 1770 में किया गया था सबसे पहले। उसके बाद जो है 1806 में, 1840 में, 1843 में 3 बैंकों की स्थापना की गई थी, जिनका नाम है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कोलकाता। 3 बैंकों की स्थापना की गई थी, और इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में डियर इसका नाम कर दिया गया था इंपीरियल बैंक। कौन सा? इंपीरियल बैंक इसका नाम कर दिया गया था, याद रखिएगा। और इसी इंपीरियल बैंक को जो है 1955 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम कर दिया गया था SBI। क्या नाम हो गया था डियर? SBI इसका नाम हो गया था, याद रखिएगा 1955 में। जिसके अध्यक्ष इस समय कौन है? चेयरमैन जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा, SBI के जो हेड हैं। ठीक है, उसके अलावा RBI जो हमारे देश का कंट्रोलिंग बैंक है, एक प्रकार से केंद्रीय जो बैंक है RBI, हमने आपको बताया है 1926 के यंग कमीशन के आधार पर और 1934 के अधिनियम के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 में स्थापना की गई थी, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। इसके जो इस समय हेड हैं, इनका नाम गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी इस समय इसके हेड हैं, याद रखिएगा शक्तिकांत दास जी। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके जो निजी बैंक हैं, निजी बैंकों का एक प्रकार से जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किया गया था लगभग 1992 के बाद, और 1992 के बाद ही आपके HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके अलावा ICICI बैंक जो हैं
इन सारी चीज़ों की स्थापना, इस सारे प्राइवेट बैंकों की स्थापना शुरू हुई थी हमारे देश में जब ट्रिपल आपके पी मॉडल की शुरुआत की गई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत की गई थी 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय में। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट याद रखिएगा, बैंकों से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पहला सिटी बैंक का अधिग्रहण किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा, और फिनब्लू पहल के तहत जो है एसटीपीआई के साथ समझौता हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है फिनब्लू पहल आखिर क्या है। तो ये जो है एक प्रकार से तमिलनाडु में स्थापित वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता केंद्र है फिनब्लू। ठीक है, कहाँ पर, तो तमिलनाडु में स्थापित वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता केंद्र है। ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसटीपीआई के किस मंत्रालय के तहत एक प्रकार का संगठन है, कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करता है एसटीपीआई आपका, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटी। ठीक है, मेटी के अंतर्गत काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपके इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है एसटीपीआई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत के द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन को डियर किसको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन को, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डियर, तो याद रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर। कितना हो जाएगा, 5 लाख अमेरिकी डॉलर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन को जो एक प्रकार से कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया, तो लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर का। और ये आपका जो है संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें डियर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, यूएनओ दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डियर, तो ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 6 अलग अलग संगठन है संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, और भारत का योगदान है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत ने जो ये योगदान दिया है ये किसके लिए दिया गया है, तो ये आपका योगदान लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए इस योगदान को भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला उद्यमिता केंद्र में जो है दिया गया है 5 लाख मिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इस आपके संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की जो स्थापना है 2010 में की गई थी। और मुख्यालय तो आपको पता ही है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका यूएसए में इसका मुख्यालय है, ये याद रखिएगा, यूएसए में। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के आर्थिक सहयोग और व्यापार, ठीक है, आर्थिक सहयोग और व्यापार जिसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्टा का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सा डियर, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, इसी में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, किसके द्वारा, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये समझौता किया गया है। आज के सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आज जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया डियर, वो सारे इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। और ये आपका एक्टा समझौता भारत और कौन से देश के बीच में किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है, यह हस्ताक्षर किसने किया है, यानी आपका जो समझौता हुआ है इक्टा समझौता, यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट जो हुआ है ये आपका किसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा, और डैन तेहान जो ऑस्ट्रेलिया के जो वाणिज्य मंत्री हैं एक प्रकार से, उनके द्वारा ये समझौता
किया गया है। इन दोनों लोगों के द्वारा यहाँ पर तेहान के द्वारा और पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है ये समझौता किया गया है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा यहाँ की कैपिटल क्या है डियर, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे जो हैं आपके गेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें आपका पर्थ हो गया, कैनबरा हो गया, ये सारे एक प्रकार के क्रिकेट के स्टेडियम भी हैं जो अमेरिका में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वो टीम कौन सी है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, तो उसका नाम भी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है। और इस बार महिला क्रिकेट विश्व कप जो है किसने जीता है, तो वो भी जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। यूएई में उसका आयोजन किया गया था महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का, जिसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कौन सा डियर, बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण का जो है एक प्रकार से इसने इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए किसके साथ में समझौता किया है। यानी बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र यानी बांग्लादेश इकोनॉमिक जो आपका क्षेत्र है, एरिया प्राधिकरण है, सोसाइटी है, उसके द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए किसके साथ में समझौता किया गया है, तो अडानी समूह के साथ में। ठीक है, अडानी समूह के साथ में समझौता किया गया है। इसके हेड कौन है, तो गौतम अडानी, याद रखिएगा गौतम अडानी इसके हेड हैं। इस समय दुनिया में सबसे टॉप पर कौन है, तो उनका नाम है एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर 1 पर कौन है, मुकेश अंबानी नंबर 1 है। नंबर 2 पर कौन है, गौतम अडानी। और इस समय इन दोनों लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कभी गौतम अडानी आगे चले जाते हैं तो कभी मुकेश अंबानी, यानी दोनों लोग एक साथ जो है इस समय चल रहे हैं, याद रखिएगा। और अडानी जो समूह है इसके संस्थापक कौन है, गौतम अडानी हैं। और इस अडानी समूह के द्वारा ही कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन इस समय किया जा रहा है, जिनमें आपका अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रकार से प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित होगा, तो इंडियन इकोनॉमिक जोन को स्थापित किया जाएगा चट्टोग्राम बांग्लादेश में। कहाँ पर डियर, चट्टोग्राम बांग्लादेश में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। आज जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज के आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इकोनॉमी जो है हमेशा फैक्ट मांगती है, फैक्ट अगर आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चट्टोग्राम बांग्लादेश में इंडियन इकोनॉमिक जोन का स्थापना किया जाएगा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें डियर, तो इसकी कैपिटल है ढाका, ढाका इसकी कैपिटल है। इसी बांग्लादेश के द्वारा इसका 50वां जो है स्थापना दिवस हाल ही में मनाया जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना एक प्रकार से भारत के सहयोग से 1971 में इसको पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था और एक नया देश बना था 1971 में बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिसका 2021 में 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, कैपिटल इसकी ढाका हो जाएगी, याद रखिएगा बांग्लादेश की। और इसी बांग्लादेश को ये टच जो है आप कौन सा हमारा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी आपका पॉइंट एक याद रखिएगा कि बांग्लादेश हमारे पूरे भारत में जो बाउंड्री लाइन है, भारत का जो पूरा बॉर्डर है डियर, भारत का जो बॉर्डर है वो लगभग हम लोग मानते हैं 15,200 किलोमीटर है। कितना, 15,200 किलोमीटर भारत का जो बॉर्डर है। उनमें से सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन जो है किस देश के साथ में है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन किस देश के साथ में है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। इस इकोनॉमिक जोन की जो कुल लागत है वो कितनी है, तो इसकी लागत है 964 करोड़ रुपए। जो इकोनॉमिक जोन जो है बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्थापित किया जाएगा। और इस समय बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हमीद हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है शेख हसीना वाजिद। ठीक है, शेख हसीना वाजिद जो है यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं, यहाँ प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो मिस्टर हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और टका यहाँ की बांग्लादेशी टका जो है यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेश की। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बांग्लादेश के चट्टोग्राम में
964 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा इंडियन इकोनॉमिक जोन। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश से संबंधित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है, हाल ही में किस बैंक ने क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के साथ में समझौता किया है। बीएसएफ के साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ में समझौता किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। डियर किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा ये पूछा जा रहा है, तो ये समझौता किया है एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई के द्वारा इसकी समझौता की गई है। डियर याद रखिएगा, एसबीआई के पूरे इतिहास के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 के राष्ट्रीयकरण के समय इसकी जो है 8 शाखाएं थी। उसी के साथ 2014 में एक जो है एसबीआई के अंतर्गत ही एक राष्ट्र महिला बैंक की स्थापना की गई थी भारत में पहली बार, और उसका जो है विलय कर दिया गया था सारे बैंकों का। 8 जो स्टेट बैंक हैं बाद में सारे बैंकों का विलय कर दिया गया और एक एसबीआई बना दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एसबीआई का एकीकरण पूरी तरफ से हो चुका है और इसी एसबीआई के द्वारा बीएसएफ के साथ क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसने अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया है। आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमी से संबंधित हैं। ये बार बार आपको हम बता रहे हैं और इकोनॉमी फैक्ट मांगती है। ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ों को ध्यान से कि आपके हाल ही में किसने अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया है, किसके द्वारा अपना आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है फिक्की के द्वारा। यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपसे पूछा गया है फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो होता है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है फिक्की का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आपके क्वेश्चन होने वाले हैं डियर, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है अगला हमारा है, इस सर्वेक्षण यानी फिक्की के द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए डियर 2023 की बात की जा रही है, 2023 के सकल घरेलू उत्पाद यानी आपकी जीडीपी के वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। जीडीपी वृद्धि कितना बताई गई है 2023 के लिए हमारे देश की, तो वो है 7.4%। कितना डियर, 7.4%। जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसका मतलब क्या होता है, तो देश के अंदर देश की सीमा के भीतर उत्पादित सारी वस्तुओं का जो एक प्रकार से मूल्य होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। यानी जितना भी लाभ हमें देश के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत बनने वाली प्रत्येक वस्तु से जो भी उत्पादन होता है, देश की अंतिम उत्पाद जो है उसको हम जीडीपी के अंतर्गत लाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, और ये 2021 का खिताब जो है किसे दिया गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार डियर। तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है आरिफा जौहरी को। किसको दिया गया है, आरिफा जौहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। और ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है डियर, तो इसको दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन से, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आपका अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। जिसको दिया गया है उनका नाम है आरिफा जौहरी, उनका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, आरिफा जौहरी और पत्रकारिता से संबंधित है चमेली देवी पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीत लिया है। बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का जो पुरस्कार है किसने जीत लिया है डियर, तो ये जीता है फाल्गुनी शाह ने। किसने जीता है, फाल्गुनी शाह ने जीता है। और ये जो आपका जो चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम है डियर बेस्ट आपका, ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, तो इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाती है। और यह घोषणा किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है डियर, आप सभी से एक क्वेश्चन है कि इस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री कौन है। जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दीजिएगा सारे लोगों का, सभी का आंसर आना चाहिए डियर कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रभाग जो है आपका इस समय किसके पास है, कौन इस मंत्रालय को संभाल रहा है। जल्दी से कमेंट में आप सारे लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है? आपको पता होगा जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, भारत की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग दुनिया के 10 बड़े देश हमारे देश में आ चुके हैं। ये पहली बार हुआ है डियर, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत जैसे देश में दुनिया की शक्तिशाली शक्तियां जो हैं वो भारत पहुंचने के लिए बेताब है इस समय, ठीक है। और ये प्रभाव है भारत का, उसकी शक्ति का प्रभाव है जो इस समय दुनिया में शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। ये भारत की विदेश नीति का प्रभाव है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे देश के जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी मीटिंग में सीधे सीधे मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के द्वारा जब पूछा गया था कि उसके द्वारा रशिया से तेल का एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, रशिया के साथ व्यापारिक संबंध क्यों रखा जा रहा है, तो सीधा उनका जवाब था कि ये क्वेश्चन पहले पश्चिमी देशों और अमेरिका से उठना चाहिए, क्योंकि रशिया से भारत एक पहर में जितना तेल, आपके पूरे एक महीने में जितना तेल भारत खरीदता है, वो पूरे पश्चिमी देश दिन के एक पहर में उतनी सारी एक्सपोर्टिंग कर लेते हैं अपने देश में सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये आपका जो वक्तव्य है दिखाता है भारत की शक्ति को, और भारत की शक्ति को दिखाने का दूसरा परिचायक है लास्ट के कुछ दिनों के दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों ने भारत की यात्रा की है। उनके विदेश मंत्रियों ने, उनके सचिवों ने, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है, जिनमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली और चाइना जैसा दूसरा शक्तिशाली देश भी शामिल है। तो याद रखिएगा किसने शामिल ये आपका यात्रा किया है, तो उनका नाम है यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा के जो द्वारा जो है भारत की यात्रा की गई है डियर। और इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के कौन 2 स्थल हैं जहां पर एक प्रकार से रेलवे सेवाओं का संचालन शुरू किया गया है, तो इसकी शुरुआत की गई है बिहार के जयनगर से और यहाँ पर नेपाल के कुर्था से। टोटल 34.9 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जानी है। याद रखिएगा इस 34.9 किलोमीटर में से केवल 9 किलोमीटर भारत के अंतर्गत आती है, यानी बिहार में आती है। शेष पूरी लाइन जो आपकी रेलवे लाइन है वो आपकी आती है नेपाल के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे माध्यमों से दुनिया के देश जिस तरह से भारत आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आज भारत में उसकी वैश्विक स्थिति कितनी मजबूत है। दुनिया में भारत को किन नज़रों से देखा जाता है, जो भारत किसी समय कोई देश उसको पहचानता तक नहीं था, जिस भारत की इज्जत पूरे वैश्विक कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा नहीं थी डियर, आज वो भारत पूरे विश्व में संगठन का निर्माता बन चुका है। कई सारे संगठन का निर्माण भारत के द्वारा खुद किया गया है। ये सारी चीज़ें भारत की शक्ति को दिखाता है आज के समय में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है भारत का सबसे बड़ा सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर सिस्टम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। सोलर एक्सेस यहाँ पर आपका ट्रैकर सिस्टम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है डियर, तो ये किया गया है धोलेरा गुजरात में। धोलेरा गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है, सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर सिस्टम, ठीक है। गुजरात के बारे में काफी सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। गुजरात जो है एक प्रकार से सबसे बड़ा जो तटीय क्षेत्र है हमारे भारत में, वो कौन से राज्य का है, तो वो है गुजरात का। गुजरात का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है हमारे पूरे भारत में। इसके अलावा इसकी कैपिटल के बारे में तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अहमदाबाद इसकी कैपिटल है। यहाँ पर केवड़िया नामक स्थल है जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, और यहीं पर केवड़िया में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। गुजरात में जो बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, उसी नदी पर सरदार सरोवर डैम की स्थापना की गई है डियर। और इसी गुजरात में आपका एक स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। याद रखिएगा धौलावीरा नाम का एक स्थल है डियर, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में आए हुए 4 से 6 महीनों में जो आपके जितने भी एग्जाम हुए हों, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में डियर, अब जो आपका यूपीएससी का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप पेपर उठा के देखिएगा कि धौलावीरा से क्वेश्चन किसी एग्जाम में छूटा नहीं है, क्योंकि हाल ही में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 40वां स्थल बना है धौलावीरा। कहाँ पर है, तो गुजरात में है।
इसकी खासियत क्या है? तो इसकी जल प्रबंधन के कारण जो है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उसके अलावा इसी धौलावीरा से 10 लिपियों का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। ठीक है, ये सारी पॉइंट याद रखिएगा धौलावीरा से संबंधित। इसी ये आपका जो यूनेस्को है डियर, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसकी हेड ऑफिस है पेरिस में, जो कहाँ पर है डियर? फ्रांस में है। फैशन की नगरी है पेरिस, इसको कहते हैं। फैशन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पेरिस को जाना जाता है, जहाँ पर 2024 में आयोजित होने वाला है आपका ओलंपिक का आयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट छाप लीजिएगा। पेरिस में ही आपके जो ओलंपिक है डियर 2024 का आयोजन होगा पेरिस में। ठीक है, तो यूनेस्को की यहाँ पर जो आपका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में है, और इसी गुजरात में स्थित है आपका धौलावीरा। यहीं पर आपका लोथल नाम का एक बंदरगाह भी, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लोथल नाम का बंदरगाह भी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, द्वारिका नाम का एक आपके तीर्थ स्थल भी कहाँ पर है? इसी गुजरात में है। इसी गुजरात में सोमनाथ मंदिर है डियर, सोमनाथ मंदिर याद रखिएगा। ये वही मंदिर है जिस पर लगभग आपके 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में से एक आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, जो 1025 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर का अभी हाल ही में जो है फिर से शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और इस समय इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये सारी चीज़ें संबंधित हैं गुजरात से। गुजरात में ही आपका साबरमती आश्रम है, जहाँ से महात्मा गांधी ने किसकी शुरुआत किया था? दांडी यात्रा की डियर। वो आपका 12 मार्च वो दिन था, याद रखिएगा। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच वो दांडी यात्रा शुरू की गई थी। और इसी दांडी यात्रा के लिए ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी जो 2021 में शुरू किया गया है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन भी इसी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को शुरू किया गया है। ये सारे आपके करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट हैं। पॉइंट तो बहुत सारे हैं डियर, लेकिन अभी इतना ही समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से जाने लगे। ठीक है, ओवरफ्लो होने लगेगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? घोलेरा, गुजरात। ये सारे आपके करंट से संबंधित पॉइंट हैं जो आपको याद रहना जरूरी है। इस सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किस कंपनी के द्वारा? जो आपका सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम है डियर, किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट की अगर हम बात करें, यह सोलर जो प्लांट है कितने मेगावाट का है? तो ये कितने मेगावाट का है डियर? 300 मेगावाट का है। इसी गुजरात में आपका जो आप लोग अमूल दूध खरीदते हैं, अमूल घी खरीदते हैं, वो सारी अमूल की जो फैक्ट्री है, आनंद मिल्क फैक्ट्री, वो कहाँ पर है? इसी गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा है, कौन से देश में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज लॉन्च हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ पहली हो या विश्व में सबसे बड़ी हो या छोटी हो, तो जो भी चीज़ एकमात्र हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की अगर हम बात करें डियर, तो चीन की जो कैपिटल है उसका नाम है बीजिंग। क्या नाम है डियर? चीन की कैपिटल बीजिंग है। इसमें एक जगह है जिसका नाम है संघाई। इसी संघाई में डियर एनडीबी नैनी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है जिसकी स्थापना 2024 में ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देश होते हैं ब्रिक्स में आपके। इन्हीं ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापना की गई थी 2014 में। एनडीबी का मुख्यालय संघाई में। इसी इसके जो बीजिंग में है आपके डियर, बीजिंग में जो है अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ये चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, याद रखिएगा चाइना। ठीक है, और इसकी नज़रें कहाँ पर हैं? तो हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर हैं, क्योंकि करंट से संबंधित पॉइंट है कि हाल ही में चाइना किस देश के द्वारा जो है हमारे देश के एक प्रांत को अपना
राज्य घोषित किया गया है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो चाइना के द्वारा डियर, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर नजरें गड़ी हुई हैं चाइना की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चाइना से संबंधित शीतकालीन ओलंपिक अभी हुआ है बीजिंग में। संघाई में आपके एनडीबी में आपका मुख्यालय है जिसमें 4 नए मेंबर शामिल किए गए हैं। करंट से आपका संबंधित जो पॉइंट है वो ये है कि इस आपके एनडीबी बैंक में 4 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा चाइना से संबंधित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है डियर? तो 6 अप्रैल को। ये आपका शांति यानी आपका स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए मनाया गया है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस वर्ष जो है इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम है सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। इस बार इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा, इस दिवस की। अगला हमारा पॉइंट है, किस संस्था के द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के शासन को मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? और ये पैनल का गठन किसके तहत किया गया है डियर? तो ये किया गया है सेबी के तहत। ठीक है, किसके लिए? सेबी के लिए। ठीक है, सेबी का मतलब क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म छाप लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना की गई थी एक प्रकार से 1992 में। 1992 में जब हमारे देश में एक प्रकार से डियर पीपीपी मॉडल यानी ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की शुरुआत की गई थी, ट्रिपल पी मॉडल की। उसी के बाद जो है हमारे देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1992 में। और इसी संस्था के द्वारा जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के शासन को मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करें तो किसके द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता, शुभांकर प्रकृति और हरित पहल का लॉन्च किया गया है? हरित पहल को लॉन्च किया गया डियर, किसके द्वारा? तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब भूपेंद्र यादव हैं कौन? तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि प्लास्टिक प्रबंधन यानी एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित हैं भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है, ये हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सबसे पहले आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि अगर इनकी नियुक्ति की गई है नए विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की डियर, तो इसका मतलब है किसी के स्थान पर की गई है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर में बताना है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए कि किसके स्थान पर इस नए विदेश सचिव की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक है, विनय मोहन इसके पहले कहाँ के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त थे? तो ये नेपाल के राजदूत थे। और नेपाल के राजदूत होने से पहले डियर ये कई अन्य देशों में भी राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हो चुकी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन हाल ही में इनकी नियुक्ति कहाँ थी? नेपाल में। ठीक है, तो ये आप जल्दी से कमेंट में आंसर सारे लोगों का आना चाहिए कि किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अभी हाल ही में हमने अगले सेशन में डिस्कस किया था कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है खंजर। कौन सा? खंजर युद्धाभ्यास उसका नाम है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। सारे युद्धाभ्यास के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जितने आपके युद्धाभ्यास हैं इंडिया और सेशल्स के बीच में अभी हाल ही में लामीतीय युद्धाभ्यास हुआ था। लामीतीय युद्धाभ्यास। इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में वरुणा युद्धाभ्यास हुआ है। इंडिया और जापान के बीच में अभी हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ है डियर, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। उसके अलावा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में अभी आपने देखा कौन सा? खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। खंजर युद्धाभ्यास इंडिया और यहाँ पर किसके बीच में? तो किर्गिस्तान के बीच में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं
जो आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। उसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच में जाइमेक्स युद्धाभ्यास होता है, जापाड युद्धाभ्यास होता है, भारत और रशिया के बीच में यहाँ पर इंदिरा युद्धाभ्यास होता है, और नेवी के बीच में भारत और रूस की इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए डियर इन सारी चीज़ों का याद होना जरूरी है। और अभी कल हमने डिस्कस किया था बालिकतन युद्धाभ्यास, जिसका आयोजन किया गया है फिलीपींस और अमेरिका के बीच में। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है डियर? तो इसको मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का जो विषय है वो क्या रखा गया है इस बार, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या डियर? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इस बार इसकी थीम रखी गई है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। अगला हमारा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है डियर, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना एक प्रकार से रोजगार से संबंधित है। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है डियर? तो रोजगार से संबंधित है। और किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है इस योजना की। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें डियर, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसका नाम है भोपाल। कौन सी? भोपाल इसकी कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान यहाँ के इस समय कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। यही मध्य प्रदेश में एक जगह है डियर जिसका नाम है इंदौर, जो लगातार 5 बार जो है लगातार 5 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर। इसी मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है डियर आपका उज्जैन। उज्जैन जिसका नाम है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और हमें पता है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थलों पर होता है। पहला प्रयागराज आपका है, हरिद्वार है, उसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है, और महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये मध्य प्रदेश डियर याद रखिएगा हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां पर वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। वन, यहाँ पर वन सबसे क्षेत्रफल ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है डियर? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे देश में कहाँ पर है? तो इसी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही आपका एक भीमबेटका जो है पाषाणकालीन स्थल है डियर, भीमबेटका पाषाणकालीन स्थल, जहाँ से लगभग 500 से ज्यादा गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 47वां खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया था। 47वां खजुराहो महोत्सव। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो इसी मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। और हमारे देश के इस समय जो उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका संबंध भी कहाँ से है? तो इसी मध्य प्रदेश से है। सारी चीज़ों को छाप लीजिएगा, सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, चलिए आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। रेल इंडियन यहाँ पर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में समझौता किया है? कौन सी प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में समझौता किया डियर? तो उसका नाम है IIT दिल्ली। क्या नाम है? IIT दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें डियर स्पेशली राज्य के रूप में, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को हमारे देश की कैपिटल घोषित की गई थी 1911 में, लेकिन बनाया गया था 1912 में, यानी इसके पहले कैपिटल कोई दूसरी रही होगी। तो दिल्ली के पहले हमारे देश की कैपिटल क्या थी? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, इसी समय भारत की कैपिटल कोलकाता से हटा करके दिल्ली को बनाया गया था। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। और आम आदमी पार्टी एक नए राज्य में फिर से अपनी सरकार बना चुकी है, जिसका नाम है
पंजाब। कौन सा डियर? पंजाब में भगवंत मान नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा बनती जा रही है, एक नई एक प्रकार से हौसला बनती जा रही है लोगों के जेहन में, क्योंकि इसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली में जो है ये आपका समझौता हुआ है। रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने किस प्रतियोगी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो उसका नाम है आईआईटी दिल्ली से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, अपना अगला पॉइंट क्या है? किस विभाग के द्वारा उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये कौन सा है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की कहाँ पर डियर? तो उत्तराखंड में। तो ये शुरुआत किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है ये समझौता किया गया, याद रखिएगा। पशुपालन की अगर हम बात करें डियर, तो सबसे ज़्यादा जो पशु है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी हाल ही में 20वीं पशुगणना रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पशुधन में वृद्धि हुई है वो हुई है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। मांस के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ही वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा किसको जो है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है डियर? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है इयान फ्राई को। इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? 2022 में जो है आपका राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जिसकी 83वीं संस्करण है, इसका मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो मेघालय के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। ठीक है, मेघालय पूर्वोत्तर में भारत का एक राज्य है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की है? हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की है कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो ये शुरुआत की गई है हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा डियर। ठीक है, दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्कूलों में शिक्षा माध्यम को और बेहतरीन करने के लिए, शिक्षा पद्धति को टेक्निकल और आसान बनाने के लिए हॉबी हब की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे हमारे पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारा है किस देश में हाइड्रोजन को जला करके ग्रीन स्टील, ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में डियर ये क्वेश्चन जरूर छपने वाला है। ठीक है, क्या है कि किस देश में हाइड्रोजन को जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? एक यूरोपियन देश है जिसका नाम है स्वीडन, वहीं पर इसकी शुरुआत की गई है। ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन को जलाकर इसकी शुरुआत हुई है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट कलर्स के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उसका नाम क्या है? आईएनएस वलसुरा एक प्रकार का हमारा पोत है, भारतीय नौसेना का पोत है जिसका नाम है आईएनएस वलसुरा। उसी को जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति निशान या प्रेसिडेंट कलर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है डियर? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी प्रकृति से संबंधित है, यानी पर्यावरण से। और पर्यावरण मंत्री है कौन? तो उनका नाम अभी हमने डिस्कस किया था, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। और इसी आपकी समिति में जो आपकी 67वीं बैठक की जा रही है, इसी में एक नए दिवस को मनाने की घोषणा की गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी बैठक में किस नए दिवस को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। कौन सा डियर? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाने की घोषणा की गई है अक्टूबर के महीने में। और वो दिन कौन सा है? तो 5 अक्टूबर को। कौन सा डियर?
5 अक्टूबर को जो है वो दिन मनाया जाएगा, याद रखिएगा। इसे प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और डॉल्फिन जो है किस राज्य का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है उसका नाम है गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ पर मिलती है, मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ई संजीवनी। ई संजीवनी ने अभी तक कुल कितने टेली परामर्श रिकॉर्ड बना लिए हैं? ई संजीवनी के द्वारा जो है कितने टेली परामर्श रिकॉर्ड बनाए गए हैं डियर, तो 3 करोड़ रिकॉर्ड बनाए गए हैं ई संजीवनी के द्वारा। और इसके माध्यम से एक दिन में कुल कितने परामर्श करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, तो वो है 1.7 लाख, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1.7 लाख लोगों को परामर्श देने का कार्य किया गया है ई संजीवनी के माध्यम से। और इसकी ज़रूरत थी कोविड काल में, क्योंकि ऐसा टाइम था जब लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ई संजीवनी ने। ई संजीवनी है क्या डियर, तो एक प्रकार से टेली मेडिसिन सेवा है। टेली मेडिसिन सेवा का मतलब होता है ऑनलाइन लोगों का इलाज किया जाता है, उनके परीक्षण किए जाते हैं और उनके रोग से संबंधित इलाज जो हैं आपको टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन ही बताया जाता है। इसी को कहते हैं टेली मेडिसिन सेवा। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें डियर, या भारत सरकार के कौन से मंत्रालय की एक प्रमुख सेवा है, तो ये जो आपकी योजना है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका जो प्रभार इस समय है मनसुख मांडविया के द्वारा संभाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी उत्सव, जिसका नाम क्या है, ईशान मंथन नाम है इसका डियर। ईशान मंथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका 25 से 27 मार्च के बीच में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में 25 से 27 मार्च के बीच में, यानी कब हुआ है, तो 25 से 27 मार्च को कहाँ पर किया गया है डियर, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और यह जो है भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया है, तो उसका नाम है संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा पॉइंट जो है डियर, IGNSCA का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में, जहां पर अभी हाल ही में जो हमने आपका डिस्कस किया उसकी स्थापना की गई थी। ईशान पहल जो आपका है उसकी शुरुआत की गई थी इसी आपके कला केंद्र में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण कब आयोजित हुआ है, तो 26 से 27 मार्च के बीच में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण आंध्र प्रदेश के आर्ट्स म्यूजियम में आपके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और संस्कृति मंत्रालय के राज्य प्रभार इस समय कौन है, तो मीनाक्षी लेखी इसकी संभाल रही हैं। किसके द्वारा डियर, तो याद रखिएगा मीनाक्षी लेखी नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, मीनाक्षी लेखी उनका नाम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय कृषि 2030 की ओर, एक किताब का नाम है भारतीय कृषि 2030 की ओर। ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा, वो सारे लोग जो ग्राम विकास के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो लेखपाल और वीडियो के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि 2030 की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये पुस्तक का विमोचन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। किसान एक बैंक की स्थापना भी की गई है डियर, एक कृषि बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है, नाबार्ड इसका नाम है, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में, जिसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है, तो इस पुस्तक को प्रकाशित किया है नीति आयोग और FAO के द्वारा। ठीक है, FAO के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है आपके भारतीय कृषि 2030 की ओर। नीति आयोग के बारे में कल हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि 1 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके स्थान पर शुरुआत की गई थी, तो योजना आयोग, जिसकी समाप्ति की गई थी 15 अगस्त 2014 में। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा इससे संबंधित। और ये सारे पॉइंट हम लोगों ने जो आज के सेशन में थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे डियर, वो सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस कर लिया है अपने सेशन में। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। जितने भी आपके पॉइंट थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आज के सेशन के आपके संबंधित थे डियर इकोनॉमी से। इकोनॉमी से आज के सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन संबंधित थे। और याद रखिएगा इकोनॉमी में फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरिंग लगता है लेकिन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी लोग हैं, एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा था, कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। घटना चक्र की आपकी जो ये पहल है, जो आपके द पॉइंटर सेशन की चल रही है, आप लोग इससे जो जुड़े हुए हैं, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।